नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और मैंने जेई 2 बार क्रैक कर रखा है। इस वीडियो में ये बहुत ही डिमांड आ रही थी कि भैया 2028 वाले बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बता दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने जेई 2 बार दिया है। ठीक है, एक बार मेरा एडवांस क्रैक नहीं हुआ था, एक बार मैंने फेल भी करा है जेई, तो मैं तुम्हें मिस्टेक्स भी बता पाऊंगा। प्लस सेकंड बार मैंने कैसे इंप्रूव करा, क्या चीज़ें फिक्स करी, तो इसका भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको अपना ईयर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल मोर देन इनफ है, तुम्हारा जेई निकल जाएगा। इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना। और मेरी एक विनती है, ये वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठना और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो नोट कर लेना, वरना ये तुम वीडियो देख के चले जाओगे, कोई सेंस नहीं बनता। और ये वीडियो पूरी फुल फ्लैश्ड इतनी डिटेल्ड बनाई है, तुम नेट पे ऐसी डिटेल वीडियो ढूंढ के बता दो, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इतना मैंने डिटेल में बनाया। ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। इन केस अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रह जाता है ना, कमेंट जरूर कर देना, कमेंट में तुम्हें चीज़ें बता देंगे। ठीक है, बाकी ये पूरी बिगनर फ्रेंडली होगी और सिंपल टू फॉलो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, सिंपल का मतलब आसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जेई आसान नहीं है, ये भी अपन इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो बकवास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अभी तुम लोग जैसे सीबीएसई वालों का अभी रिजल्ट आ गया है, तो थोड़ा हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं। तो तुम ज़रूर से कमेंट में लिखना आई विल क्रैक जेई, और तुम कौन से आईआईटी का सपना देख रहे हो वो ज़रूर से लिखना है। बॉम्बे, गुवाहाटी, दिल्ली, मद्रास, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है ज़रूर से लिख देना। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, अभी जो भी बच्चों का रिजल्ट आ गया या फिर आगे आने वाला है आईसीएसई वगैरह वालों का, सबसे पहले तो अपने बोर्ड्स के परसेंटेज को प्लीज़ भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देख रखे हैं जिनके 98%, 99% आए हैं और वो फेल कर गए हैं जेई में। ठीक है, लेकिन वहीं पे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिर्फ 75, 77% आए, उन्होंने जेई क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो जो जेई के मतलब जो तुम्हारे क्लास 10 के परसेंटेज है वो लिटरली यूजलेस ही हैं, तो उनको तुम साइड कर दो, वो तुम्हारी खुशी के लिए था। तो बस तुमने वो बोर्ड्स हो गया, अब उस फेज से आ गया। ठीक है, हाँ ये बात है कि पूरी तरह यूजलेस नहीं होते क्लास 10 के बोर्ड्स के एग्जाम। कैट एग्जाम में फ़ायदा हो जाता है, लेकिन देख लेना अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कैट एग्जाम फ्यूचर में एमबीए करना है, तो इन केस अगर जिस बच्चों का सीबीएसई में बोर्ड खराब हो गया था तो वो सेकंड बोर्ड दे सकते हैं 90% स्कोर करने के लिए। और अगर तुम्हारे ऑलरेडी 90% प्लस है, प्लीज़ बोर्ड से अब आगे आ जाओ, अपन को और चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो तब मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेई को समझ लेते हैं, कंपटीशन कितना है, जिससे तुम्हें थोड़ी सच्चाई पता चल जाए। थोड़ा मैं तुम्हें डराऊंगा अभी। ठीक है, और ये मैं तुम्हें वैसे इसलिए नहीं डरा रहा कि तुम आउट हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता होगी तो तुम उतने एफर्ट नहीं डालोगे। बोर्ड्स क्योंकि बहुत ही ईजी एग्जाम थे, अब थोड़ा लेवल एकदम से तुम्हारा बहुत बढ़ जाएगा। ये तुमने सुना ही होगा कि क्लास 10 और क्लास 11 में बहुत डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, तुम्हें डिफरेंस फील होगा। ठीक है, तो जेई में देखो 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो तुम्हारे टाइम पे हो सकता है अभी 2 साल है तो थोड़ा और कंपटीशन ही बढ़ सकता है, क्योंकि इस साल 15.5 लाख बच्चों ने दिया, हो सकता है तुम्हारे आते आते 16 लाख बच्चे देने लगे, 17 लाख बच्चे। तो इस दिमाग में रख लेना। वही बात है, जो सीट्स है ना आईआईटीज के अंदर, टोटल सीट्स लगभग 18,000 मान के चलो, 17 से 18,000 अभी हैं। वही एनआईटी में बात करोगे तो 23 से 24,000 है। वही जो तुम्हारा ट्रिपल आईटी है उसमें 9 से 10,000 होती है, और जीएफटीआईज में लगभग 9 से 10,000। ठीक है, तो मोटा मोटा सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिलाओगे जो तुम्हें जेई मेन से मिल जाते हैं, उसमें तुम्हें 60,000 सीट तुम्हें मिल जाती है। लेकिन बच्चों को ये वाले कॉलेज नहीं चाहिए होते हैं, बच्चों को आईआईटीज़ ही चाहिए होते हैं। और आईआईटीज़ में भी डिफरेंशिएशन है। टॉप 7 आईआईटीज़ का अलग ही रोला होता है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट उधर ही मिलते हैं, उनमें बहुत ही कम सीट है, तो 50% कर दो, तो तुम्हारा ये मान के चलो 7-8 हज़ार सीट ही हैं, तो तुम्हें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है, तो चीज़ें ईजी नहीं है लेकिन सिंपल है। सिंपल मतलब ईजी टू फॉलो, अगर तुम कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक स्टेट बताता हूँ। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया, क्लास 10 का भी, आईसीएसई का भी आएगा और स्टेट बोर्ड्स का भी आएगा। इतने सारे बच्चों के 90% है, लाखों में अमाउंट होगा, तो लाखों में 2-3-4 लाख बच्चों के 90% से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, लेकिन तुम ये देखो ना, इवन आफ्टर दैट, ठीक है, 60,000 सीट्स थी। ठीक है, मैं आईआईटीज़ की तो बात ही नहीं कर रहा, सारे उनकी बात कर रहा हूँ, तब 60,000 है। तो तुम ये देख लो ना, 90% जिन बच्चों के मार्क्स थे, तुम्हें उन सबसे भी ज़्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो जेई इसलिए आसान नहीं है, तो ये अपने में दिमाग में पिक्चर बना लेना। तो याद रखो, देखो अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मजे के लिए दे रहे हो तो प्लीज़ ये एग्जाम की जगह कुछ और करियर फील्ड चूज कर लेना, अभी भी ऑप्शन है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ भी है। देखो अभी रिसेंटली पिछले साल सरकार ने थोड़ा अच्छा कदम उठाया है। आईआईटीज़ के अंदर जो नया आईआईटीज़ है उसमें 6,500 सीट भर सकती है जब तक तुम लोग एग्जाम दोगे, तो 2028, 29, 30 के अराउंड भर सकती हैं। लेकिन याद रखना सरकारी काम स्लो होते हैं, तो हो सकता है डिले हो जाए, तो उसके भरोसे मत बैठना। तुम यही मान के चलो 18,000 सीटें और तुम्हें अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। तो ये हो सकता है। और बाकी ये तो सिर्फ न्यू आईआईटी में सीट बढ़ेगी, बच्चों को आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास ऐसे कॉलेजेस में जाना होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं जेई कोचिंग के बारे में। देखो आई वुड सजेस्ट, अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा एक सजेशन ये है कि तुम्हें कोचिंग ले लेनी चाहिए। अब कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है, जब तुम देखो ना 15-16 लाख बच्चे हैं, 60,000 सीट है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि विदाउट कोचिंग लिटरली बहुत टफ हो जाता है। गिने चुने बच्चे ही निकाल पाते हैं, तो तुम्हें क्यों रिस्क लेना है। अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ सिलेक्शन की। आई वुड से एक अच्छी कोचिंग में एनरोल हो जाओ। पैसे बचाने के पीछे मत भागो। अभी तुम यहाँ पे हो सकता है कुछ पैसे बचा लो, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हारा प्लेसमेंट ही नहीं लगा, जॉब नहीं लगे, तो वहाँ पे तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा इन्वेस्ट कर लेना, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है भैया मेरे पे ऑप्शन बहुत है, अभी मैंने ये वाला बैच ले रखा है, ऑफलाइन लूँ। कुछ बच्चों ने तो अभी मतलब कोचिंग ली ही नहीं है, कुछ आईसीएससी वाले बैठे, रिजल्ट आएगा तब लूँगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो भाई ऑप्शन बहुत है। कोटा जा सकते हो तुम, ऑफलाइन अपने सिटी में ले सकते हो, ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो मैं अपना बताता हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी लोकल वाली, ठीक है। और मैंने जेई फेल करा था फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। दूसरी चीज़ ये थी उस जो कोचिंग में टीचिंग अच्छी नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा एक सरदर्द है। अच्छी कोचिंग हर जगह मिलती नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ठीक है। और ये चीज़ मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फिक्स करा था। और उस वक्त मैंने कौन सी कोचिंग ली थी, मैं आगरा सिटी से हूँ, तो वहाँ पे रेजोनेंस आगरा करके कोचिंग थी। वो टीचर काफ़ी अच्छे थे वहाँ के, मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा मैं पहले ही बता देता हूँ, 50% जो सिलेक्शन है तुम्हारा कोचिंग पे डिपेंड करता है, तो पहले वाइज डिसीजन ले लेना। अब बात आती है ऑनलाइन में। देखो ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि तुम्हारे हाथ में फ़ोन, टैबलेट कुछ तो होगा जिसमें तुम लेक्चर देखोगे। इस केस में बच्चे बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, गेमिंग में लग जाते हैं या इश्क लड़ाने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, ऑनलाइन का फ़ायदा ये है तुम्हें टीचिंग की क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। कोटा के टीचर मिल जाते हैं, बढ़िया टीचर, टॉप टीचर्स से तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैनेज करना ईजी है। मान लेते हैं कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, उस दिन तुम कोचिंग नहीं देखना चाहते, तो तुम्हें रिकॉर्डेड वगैरह का प्रोवाइड हो जाता है। वही बात करें ऑफलाइन की, ऑफलाइन देखो कॉस्टली होता है, ऑनलाइन रिलेटिवली सस्ता भी आ जाता है, ठीक है। बाकी क्वालिटी इशू हो सकता है अगर तुम कोटा नहीं जा रहे, और कोटा में भी इशू है क्वालिटी का। वहाँ पे बैच सिस्टम रहता है, कुछ कोचिंग में चलता है, कुछ में नहीं चलता। बैच सिस्टम में क्या होता है कि तुम्हें नीचे वाले बैच पे पटक देंगे अगर तुम्हारे स्कोर अच्छे नहीं आ रहे मॉक्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी रहती है, ठीक है। बाकी थोड़ा ऑफलाइन हेक्टिक हो जाता है, डिफिकल्ट टू मैनेज। अब जैसे अब क्या हुआ है, डमी सिस्टम खत्म हो गया, तो बच्चों को स्कूल भी मैनेज करना है, ठीक है, फिर कोचिंग भी मैनेज करनी है, तो बड़ा ट्रायड हो जाता है। और जो बच्चों के पास अभी भी डमी का ऑप्शन है, आई वुड से डमी कर लेना, वरना तुम्हारी लंका लग जाएगी 2 साल स्कूल को मैनेज करने में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट आता है हाइब्रिड ऑप्शन। ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलो ये हाइब्रिड वाले सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पहले समझ लेते हैं। देखो भाई, अभी मैंने तुम्हें बताया था ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, डिसिप्लिन नहीं बन पाता, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है क्योंकि हाथ में फ़ोन है, तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और सिंस तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो बच्चों को यह रहता है अरे कल देख लेंगे लेक्चर, जिसकी वजह से बच्चों की काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बन जाती है। वहीं अगर तुम ऑफलाइन को देखोगे तो ऑफलाइन लोकल कोचिंग्स में कई बार ये होता है कि टीचर्स अच्छे नहीं है, तुम्हें कोटा जाना पड़ रहा है। कोटा की तो कॉस्ट इतनी है कि तुम सोच ही नहीं सकते। प्लस कोटा में जो बैच सिस्टम चल रहा है उसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तुम्हें सड़े बैच में डाल देंगे, जहाँ पे तुम्हें बोर्ड्स लेवल का ये लोग ज्ञान देंगे और फिर उसकी वजह से तुम्हारी रैंक फ्लॉप हो जाएगी। और लास्ट में ऑफलाइन कोचिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक मिडल ग्राउंड भी रहता है जो कि हाइब्रिड है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट है। मैं पर्सनली होता तो ये इस ऑप्शन के ऊपर जाता क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ अनुशासन बैच 2028 वाला, ये मोशन एजुकेशन द्वारा है। अब इसमें फीचर्स पता है क्या है, देखो सबसे पहले ऑफलाइन की तरह इसमें क्या है कि बैच साइज लिमिटेड है। तुम्हारी जो क्लास में बच्चे हैं वो लिमिटेड है, ऐसे भसड़ नहीं मची। अगर तुम कोई भी ऑनलाइन कोचिंग देखोगे ना, उनके रेगुलर बैचेस में क्या होता है 1000, 2000, 3000 बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। अब मान ले तुमने कोई डाउट टाइप करा, सर तुम्हारा डाउट देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलता वहाँ पे। तो ऑनलाइन बैच में ये एक दिक्कत आती है जो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करी है। बाकी यहाँ पे क्या है
जो लाइव क्लास है वो मॉनिटर्ड है। मॉनिटर्ड का मतलब तुम्हें अपना कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, प्लस तुम्हारा जो अटेंडेंस है वो ट्रैक होगी, जिससे तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, तुम्हारे ऊपर ही आएगी तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं करी, अगर तुम पे कोई रीजन नहीं है, ठीक है। जो कि ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होता, कोई तुम्हें ये नहीं देख रहा है क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं चलता, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो तुम लोग क्लास अटेंड करो, इसके लिए वो तुम्हें रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो क्या करेंगे, जैसे पर क्लास तुम मतलब तुम डेली आज तुमने एक क्लास अटेंड की, तुम्हें 100 रुपये भेज देंगे, ठीक है। और तुमने कल फिर से अटेंड करी, तुम्हें 100 रुपये मिले। अब तुम क्या है, लालच में पैसे के लिए ही तुम मतलब क्लास अटेंड करने लगोगे, जिससे क्या है तुम्हें इंसेंटिवाइज कर दिया। अब तुम क्या होगा, अब तुम्हें लगेगा अरे भाई अगर मैं डेली क्लास अटेंड करूंगा मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ऐसे क्या होगा मैं अपनी फीस ही वसूल लूंगा। तुम इस वाले माइंडसेट से जाओगे। कुछ बच्चे लालच में अच्छा कर लेंगे, इसके तुम्हारा लेक्चर तुम ज़्यादा देखोगे, तुम पढ़ाई करोगे, इससे तुम्हारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, तो एक फ़ायदा है। प्लस जो फैकल्टी है वो सेम रहती है। ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बार लोग क्या करते हैं, कोटा की फैकल्टी अलग कर देते हैं और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना वो अलग फैकल्टी होती है, तो ये इसमें नहीं है। प्लस सबसे बड़ी मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये लगी, यहाँ पे तुम्हें फ्री ट्रायल मिलता है। तुम क्या करो, 15 दिन का ट्रायल कर लो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है ना मेरे को टेस्ट करते हैं, चलो टेस्ट करते हैं ये सिस्टम है कि नहीं। तुम क्या करो, 5,000 रुपये का इनका फ्री ट्रायल है। अब 5,000 देके फ्री ट्रायल कैसे होता है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सब बच्चे ना आ जाए, भसड़ ना मच जाए, इसलिए 5,000 रुपये में 15 दिन का ट्रायल मिलेगा तुम्हें। और मैं बताऊँ, जब तुम 15 दिन के बाद तुम्हारा ट्रायल खत्म हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, तो ये तुम्हारे 5,000 रुपये ना ये तुम रिफंड हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। वो इसलिए कि सीरियस बच्चे ही आए, क्योंकि भाई अब भसड़ बच गया तो फिर टीचर को दिक्कत होगी ना, तो इसलिए तो 5,000 रुपये उनके लिए जो सीरियस है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि चलो मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे ये वाली कोचिंग कंटिन्यू करनी है, तो ये 5,000 रुपये तुम्हारे वो फीस में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और मैं खुद होता तो पर्सनली यही चूज़ करता। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ये वाला सिस्टम अच्छा लगा सुन के तो तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुमने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है या फिर तुमने ऐसी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली जो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। प्लस ये QR कोड को भी तुम स्कैन कर सकते हो नहीं तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। देखो भाई, कोचिंग तुम्हें वाइजली चूज करनी है, क्योंकि 50% रोल तुम्हारी कोचिंग का है, तो सही से डिसाइड कर लेना तुम्हें हाइब्रिड में जाना है, ऑनलाइन में जाना है कि ऑफलाइन में, ये तुम्हारा डिसीजन है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने देखो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या क्या तुम कर सकते हो, तुम्हारा बजट कितना है, ठीक है। बाकी जो सेकंड चीज आती है बुक्स का बहुत कंफ्यूजन होता है और बच्चे बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं बुक्स के ऊपर। मैं तुम्हारे पैसे भी बचवा देता हूँ और बस ये चीजें सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले एक रूल सुन लो, अगर तुम यार कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, और तुमने ये रूल फॉलो नहीं करा तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा IIT नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, अगर तुम ये गलती करने वाले तो तुम्हें बचा ले रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी, ठीक है। नहीं निकलेगा इससे IIT। तो सुन लो, जब भी तुम कोचिंग कर रहे हो उसमें तुम्हें मॉड्यूल्स मिलेंगे। मॉड्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, इतने मोटे मोटे तुम्हें मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, तुम मॉड्यूल्स सॉल्व करोगे, तुम्हें लगेगा यार मॉड्यूल से काम नहीं बनना, बुक सॉल्व करनी है, ठीक है। पर ये गलत फहमी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना है, अपने मॉड्यूल्स को ही पहले 2-3 बार अच्छे से करना है, मतलब हर एक सवाल तुम्हारा 2 या 3वां मॉड्यूल में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद PYQ आती है बुक, 48 ईयर्स की PYQ वाली बुक, ठीक है, वो सॉल्व कर लेना अगर टाइम बचे तो, ठीक है। अब इतने करने पे ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम पे मैं बता रहा हूँ टाइम बचेगा नहीं। बट इन केस तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, जोश है तुम में, तो हो सकता है थोड़ा टाइम बच जाए। इस केस में तुम शायद बुक्स ले सकते हो, वरना तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। लेकिन एक स्पेशल केस भी आता है, उसमें बुक्स की तुम्हें जरूरत पड़ जाती है। अब सुन लो, अब तुम विदाउट बुक्स 4,000, 3,000, 2,000 तक की जेई के अंदर रैंक निकाल सकते हो बाय ओनली रिलाइंग ऑन योर मॉड्यूल्स प्लस PYQ। तुम्हें कोई और रिसोर्स चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल्स में सारे बुक के फेमस क्वेश्चन रहते हैं, छांट के बनाए हैं, तुम्हें क्यों अलग से तुम्हें बुक करनी है। लेकिन कुछ बच्चों का ही रहता है नहीं मुझे इतनी रैंक चाहिए नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए IITs के अंदर। इस केस में थोड़ा बुक का हेल्प लगेगा, बुक के तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैंने वर्ड यूज़ करा है सिलेक्टेड। तुम पे इतना टाइम नहीं है कि तुम मॉड्यूल्स भी कर लोगे 2 साल में, बुक्स भी पूरे सॉल्व कर दोगे, नहीं होता, ठीक है। वो बच्चे जो 6th क्लास से कर रहे हैं कोचिंग, तुम देखना तुम्हारे में जो अभी ऑल इंडिया 100 के अंदर रैंकिंग आएंगी ना बहुत बच्चों की, 6th क्लास से बच्चे कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो भाई 6th क्लास से 6 साल से वही पढ़ रहे हैं। तुम लोग अभी 2 साल से पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ा डिसएडवांटेज है, पर ऐसा नहीं है, तुम आराम से जेई क्रैक कर सकते हो अभी भी।
बाकी अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि तुम मतलब कोप अप कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो यस डेफिनेटली तुम बुक्स तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं एक बता देता हूँ रूल, तुम्हें अगर अंडर 1000 तुम टारगेट कर रहे हो रैंक, तो थोड़ी सी सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें बुक्स के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यार बुक्स का एक अलग से वीडियो बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो में इंक्लूड करूंगा ना बुक्स का सारा, तो ये वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, तो ये नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब बुक वाला वीडियो आएगा तुम्हारे उसमें सारे बुक वाले कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हें क्या करना है, मॉड्यूल पे ही टाइम लगाना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 80% टाइम मॉड्यूल पे लगा रहे हैं, फिर सोचते हैं अरे मॉड्यूल में मजा नहीं आ रहा, ये तो सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहा, मैं बुक करूंगा, बुक करने लगते हैं कि बुक खरीद लेते हैं रेंडमली, ठीक है। और ऐसे बच्चों का 99% चांस है जेई नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इन बच्चों में था, तभी मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, मेरा नहीं निकला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके रखना, मैं बुक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बता दूंगा। अब आते हैं कोचिंग प्रेशर के बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई तुम्हारा मेंटर बात करेगा, ना कोचिंग बात करेगी, बस तुम ये बात खुद से कर रहे होगे या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे होगे। मैं इस फेज से गुजरा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये रियल चीज है। कोचिंग प्रेशर क्या होता है, सबसे ज्यादा ये होता है ऑफलाइन के अंदर। अब मैं तो बता दूं, जब तुम कोचिंग डे 1 में जाओगे, और या फिर जिन बच्चों की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई होगी, वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, कमेंट में जरूर बताना, तुम्हें फोमो टाइप का फील हो रहा होगा, ठीक है। टीचर क्वेश्चन लिखता है, कुछ चीज समझाता है, कुछ क्वेश्चन देता होगा, बच्चे 30 सेकंड में सॉल्व कर देते होंगे और तुम्हें हवा भी नहीं लग रही होगी। ये अगर तुम्हारे साथ हुआ तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बच्चे तुम्हारे 10-20 सेकंड में आंसर निकाल देंगे, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, तुम रीड ही करते रहेगा, इतने में कोई होगा क्लास में, अरे भाई सर ये आंसर है, और सर बोल रहे होंगे यस बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऐसा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, तुमको हवा नहीं लग रही, तुम कह रहे हो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये बंदे ने क्या बोलते हैं आंसर भी निकाल लिए, कहाँ से पढ़ रहा है, तुम्हें फोमो सा लगने लगेगा, तुम्हें लगेगा भाई कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा लगेगा कि तुम बुद्धू हो, कहीं तुम बुद्धू तो नहीं हो, तुम्हारे बोर्ड्स में कहीं तुक्के से नंबर नहीं आ गए। इवन तुम्हें 90% प्लस भी होंगे ना, टॉपर्स भी होंगे ना, उनके साथ भी ये फील होता है। मेरे साथ फील हो रहा था भाई, फर्स्ट डे मैं लिख रहा हूँ कॉपी पे, क्वेश्चन सर ने अभी लिखा, बच्चों का आंसर आ गए, मैं अभी सॉल्व भी कर रहा हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा, प्रेशर क्रिएट हो जाता है इससे, और भाई फिर सॉल्व भी नहीं होता है, और फिर टीचर समझा रहा है तो फिर अजीब सा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया, मेरे से यही क्रैक हुआ कि नहीं, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। ये बहुत बच्चे फेस करते हैं, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है। मैंने आज ये बात कर दी है, तुम बता देना नेट पे तुम्हें कितनी वीडियो मिल जाएगी जिस पे ये चीज़ के ऊपर बात करी होगी, नहीं होगी। अब जरा चीज़ सुन लो, देखो भाई IITs में मैं खुद, मेरा सिलेक्शन हुआ है IIT में, ऐसा नहीं है, ठीक है, और मैं ये चीज़ फेस करा था, तो इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा कचरा कबाड़ भरा हुआ है, ठीक है। जो ये बच्चे हैं उछलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो IIT के बाहर मिलते हैं। अब थोड़ा अपन कचरा साफ करते हैं और आपको रियलिटी बताते हैं क्या है। तुम्हें क्या करना है, पहले तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अब मैं बताता हूँ रीज़न क्या। देखो भाई, तुम अभी कोचिंग में डे 1 पे आए हो, ठीक है, और तुम सीख रहे हो, जो बच्चे आंसर तुरंत निकाल दे रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वो चैप्टर बुक पहले रीडिंग लगा ली होगी, या फिर कोचिंग हो सकता है पहले सर से उनकी जुगाड़ हो, उन जानते हो, सर से बात कर लियो। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा सा पता है, पढ़ के आए हो पहले से, ठीक है, अब उसको चीज़ें आती हैं, तुम्हें थोड़ा ग्रैब करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, इसी वजह से उसके आंसर जल्दी आ रहे हैं। तुम अगर 2-3 दिन दोगे ना, तुम्हें भी कंसेप्ट समझ आएगा, तुम्हारा भी उतने टाइम में आंसर आने लगेगा, ठीक है। तो ये बच्चों को गलत फहमी हो जाती है कि मैं बुद्धू तो नहीं हूँ, मेरा IQ लो तो नहीं है, मेरे से होगा कि नहीं, सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ होती है। बाकी स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चों का जोश भी ज़्यादा रहता है दूसरे बच्चों का। अभी 10th में 10th से पास होके 90% बच्चों के आए, गर्मी रहती है, जोश रहता है, ये जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ता है। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे ठंडा पड़ता है, ठीक है, तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज जान लो, जेई एक मैराथन रेस है। तुम 2 तरह की रेस होती है, किसी ने मैराथन रेस दौड़ी होगी तो उसे पता होगा, मैराथन रेस में स्टेमिना का खेल होता है, लंबी रेस होती है किलोमीटर्स की। वही स्प्रिंट क्या होती है, 100 मीटर 200 मीटर तुम्हें पूरी एनर्जी से दौड़ना है। तो जो बोर्ड एग्जाम थे मोस्टली लाइक स्प्रिंट थे, तुमने जल्दी से दौड़ के तुमने 90% स्कोर कर दिया। लेकिन जो जेई है वो एक मैराथन रेस है, बहुत ही लंबा 2 समय का समय, पूरा 2 साल का समय है, इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस। तो तुम्हें यहाँ पे स्लोली चीज़ें चलनी है, स्लोली चलना है, भागोगे तो गिरोगे, स्टेमिना खत्म हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। इसी वजह से जेई 99% बच्चों का नहीं निकलता है, IIT नहीं मिलता है, ये एक रीज़न है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, डे 1 पे 80% तुम्हें बच्चे ऐसे दिखेंगे, सबको सॉल्व आ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, एकदम कंसंट्रेशन हाई होगा पहले दिन कोचिंग में। 3 महीने बाद देखोगे वो नंबर घट के 60% पे आ जाएगा, 6 महीने बाद 40% पे, 1 साल बाद 20% पे, और जब जेई आ रहा होगा ना, लेस देन 10% बच्चे ही आंसर दे पा रहे होंगे। एकदम सन्नाटेदार क्लास हो जाएगी। मैं तुम्हें अपनी कोचिंग का बता रहा हूँ, आंसर ही नहीं आते थे पहले दिन।
60 70 80 बच्चे चिल्ला रहे हैं सर ये आंसर, लास्ट दिन कोचिंग का सिर्फ 2 बच्चे आंसर दे रहे हैं और वही 2 बच्चे आईआईटी जाने वाले हैं। ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें डरना नहीं है। अब ये ऐसा होता क्यों, इसके पीछे रीजन ये है, रिवीजन नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे। एक चैप्टर पढ़ लिए, चलो तब तो ताज़ा ताज़ा याद कर लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ सिलेबस बहुत है। बाकी जब चैप्टर आप तुम्हारे कंप्लीट होंगे, लास्ट में इंटरलिंकेज बहुत हो जाता है, सवाल मिक्स होके आता है, तो तुम्हें सब चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, तब तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, स्लोली समझ के चलना है। तुम्हें डरना नहीं है, दूसरे बच्चे का आंसर आ रहा है आने दो, तुम अपने पे फोकस करो, तुम्हें अपने से बेटर बनना है। तुम्हारा सिलेक्शन 2 साल बाद गारंटी हो जाएगा, क्योंकि तुम रिवाइज अच्छे से कर रहे हो, सिलेबस तुमने अच्छे से करा है और तुम ऐसे फोमो में नहीं आए, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, क्योंकि मेरे साथ ये फील हुआ था, मुझे काफ़ी फोमो हो रहा था, ठीक है। अब थोड़ा स्टेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जेई मेंस के अंदर अगर तुम 60% स्कोर कर लेते हो 300 में से, यानी 180 नंबर, तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, जिसमें तुम्हें एक डिसेंट एनआईटी मिल जाएगा। वही बात करते हैं जेई एडवांस में, अगर तुमने सिर्फ 30% नंबर यानी 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स का तुमने सॉल्व कर दिया, तुम्हें आईआईटी मिल जाता है। और 40% कर दिया तो भाई साहब टॉप 7 आईआईटीज में कोर ब्रांच मिल जाती है, जैसे मेरी ब्रांच है, ठीक है। 60% सॉल्व कर दिया तो टॉप 7 के अंदर सर्किटल ब्रांच, जो तुम करोड़ों के पैकेज मिलते हो ना, इन्हीं ब्रांचेस में लगता है। तो देखो भाई, पेपर यानी टफ आने वाला है। अभी तुम बोर्ड्स में 90% स्कोर कर लेते, यहाँ पे 60% पे ही तुम्हें टॉप चीज़ मिल जा रही है, ठीक है। तो डिफरेंस है यहाँ पे गेम डिफिकल्टी का है, ठीक है। तो चलो अब स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे चलते हैं। देखो भाई, 2026 चल रहा है, चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग वही घसी पिटी पुरानी स्ट्रेटेजी बताते रहते, नहीं काम करेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी पैटर्न चेंज होने की आशंका है। चलो इस पर तो बाद में बात करेंगे, हो सकता है चेंज ना हो, लेकिन एआई का यूज़ ज़रूर करना है, ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और ये मस्ट है। अगर तुम एआई का यूज़ नहीं कर रहे तो दूसरा बच्चा करके तुमसे आगे निकल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। तुम्हें इससे अपना काम आसान करना है, और वो काम आसान करने से तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो तुम अपनी रैंक इंप्रूव करने में यूज़ करोगे। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जियो के साथ फ्री में जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसे एक्टिवेट कर लेना अपने पापा के मोबाइल, मम्मी के मोबाइल या फिर अपने मोबाइल में, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, देखो भाई, इसका मल्टीपल जगह यूज़ होगा। तुम्हें भाई बहुत बार डाउट आएंगे और हर बार डाउट क्लियर नहीं होता है। कुछ बच्चे थोड़े शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जैसे मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था। मुझे ऐसा लगता था, अरे यार इतना बेवकूफ़ डाउट पूछूंगा क्लास में, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मेरे को ऐसा लगता था। वैसे तो पूछ लेना चाहिए, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, इंट्रोवर्ट फील होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे डाउट तुम एआई से क्लियर कर सकते हो, बट हाँ याद रखना, प्रो मॉडल यूज़ करना है, फास्ट या थिंकिंग वाला नहीं, उसमें वरना तुम्हें लो क्वालिटी या फिर गलत आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। और क्रॉस चेक करना है हर चीज़, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन जेमिनी में क्या है, तुम एक टेस्ट सीरीज ही, मतलब शॉर्ट मॉक भी बना सकते हो। जैसे तुमने कोई मान लेते हैं, आज तुम्हें कुछ स्टार्टिंग में क्या पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं बेसिक वाली, या फिर वो वेक्टर डिफरेंशिएशन, वो चीज़ तुमने पढ़ी, तुमने कुछ सॉल्व करे मॉड्यूल के, अब तुम्हें लग रहा है थोड़ा मतलब अप करना चाहिए, तो क्या करो, उससे थोड़ा टेस्ट टाइप का बनवा लो, 20 मिनट का टेस्ट बनवा लो और उसे सॉल्व करके देखो। टेस्ट में क्या होता है, टाइम प्रेशर होता है, तो उससे तुम्हें हो सकता है कुछ नई चीज़ें मिले और फिर उसमें उसके सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, बाकी नोट्स में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ चीज़ें विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें होती है, जैसे आगे तुम चैप्टर पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस वगैरह, उसमें कलर वलर याद करने होते हैं, फ्लेम टेस्ट का कौन सा कलर है, ऐसी बहुत सारी रटने वाली चीज़ होती है। अगर तुम इनको विजुअलाइज करके रटोगे, नोट्स कलरफुल होंगे, तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो वो तुम नोटबुक एलएम से बना सकते हो। बाकी कभी कभार निमोनिक्स वगैरह या फिर ट्रिक्स बनाने को तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के शॉर्टकट होते हैं, वो तुम उससे पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवर रिलाई नहीं करना, ये नहीं हर चीज़ एआई से कर रहे हैं, एआई भी गलती कर देता है, तो ओवर रिलाई नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, टीचर से क्लियर करो या फिर दोस्त से क्लियर करो। और दोस्त तुम्हें लग रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, टीचर तुम्हें लग रहा है कि नहीं है, मुझे डाउट क्लियर नहीं हुआ, तब तुम एआई से पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, 2 साल का टाइम पहले तो बात तो सफिशियंट है, अगर तुमने अच्छे से यूज़ करा। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें करनी है। सबसे पहले सोशल मीडिया डिलीट कर देना। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब तुम रख लेना, थोड़ा एंटरटेनमेंट चलता है, बट इंस्टाग्राम, फेसबुक प्लीज़ डिलीट कर दो। बहुत ही आपकी क्या बोलते हैं सिलेक्शन में अड़ंगे लगा देगा, लिटरली, रील्स तो स्पेसिफिकली, ठीक है। प्लीज़ डिलीट इट, ठीक है। तो ये तुम्हें डिलीट करना, आज ही जाके कर देना। भले ही थोड़ा दोस्ती खराब हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 साल बाद तुम्हारा करियर बन जाएगा। दोस्ती तो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बच्चे नहीं करते, एक्सरसाइज। देखो भाई, मैंने तुम्हें इसमें बोला है कि एक आर तुम्हें किसी भी तरह बाहर निकलना है घर से। घर में
वो बैठ के मतलब मोटा नहीं हो जाना है या फिर पतले नहीं हो जाना है, हेल्थ का थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कमर टूट गई है, बुढ़ापा आ रहा है, पढ़ ले रहे हैं पूरा 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बॉडी की हालत टाइट है, फिर एग्जाम देने गया वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई, 2 साल की मेहनत बर्बाद। तो ये ना हो जाए इसलिए 1 घंटे तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में क्या, तुम हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वॉकिंग करने चले गए, साइकिलिंग करने चले गए, या फिर जॉगिंग करने, कुछ भी कर सकते हो। लड़कियां भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जिम नहीं बोलना मैं कि तुम बॉडी बिल्डिंग ही करने चले गए, भाई वो डिस्ट्रैक्शन है। जिम को तुम कॉलेज में कर लेना, बाद में बॉडी बन जाएगी, ठीक है, अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी थर्ड चीज, ओवर स्टडी नहीं करना है स्टार्ट में, बर्नआउट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। आफ्टर कोचिंग तुम अगर 6 से 8 घंटे पढ़ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है, इनफ है, बट ये फोकस्ड होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका ट्रिक बता रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक स्टॉप वॉच का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुम आज अभी ये वीडियो देखने के बाद ऑर्डर करोगे, मैं टैग भी कर दे रहा हूँ, जिससे ये तुम्हारी स्क्रीन पे अगर क्या पता टैग करते हैं तो शायद आ जाता है, ठीक है। ये नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख लेना, मैं तुम्हें स्टॉप वॉच का लिंक लगा दिया हूँ, ये तुम्हें अभी ऑर्डर करनी है। अब स्टॉप वॉच क्या काम आएगी, बहुत काम आएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी दोस्त बनेगी और ये मस्त चीज़ है। तुम्हें क्या करना है, डेली जब भी तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें अपना लॉग क्रिएट करना है। लॉग मतलब जब तुम लेक्चर देख रहे हो तब स्टॉप वॉच नहीं चलानी, तुम्हें तब देखना है जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी जो 6 से 8 घंटे वाले ना सेल्फ स्टडी किए, लेक्चर वाले नहीं है इसमें इंक्लूडेड, वो लेक्चर वाले तुम हटा दो, सिर्फ सेल्फ स्टडी का है, ठीक है। अब क्या करो, जैसे ही तुम फोकस मोड में पढ़ाई करोगे स्टॉप वॉच ऑन करके बैठोगे। जब तुम्हारा फोकस टूटा, जैसे मान लिया तुम्हें वॉशरूम जाना है, तुम्हें खाने आना है, मम्मी से बात करनी है, कोई दोस्त आ गया, स्टॉप वॉच पॉज करोगे और जब तुम्हारा पूरा डे खत्म हो जाएगा तुम उस जो तुम्हारा टोटल टाइम आया ना स्टॉप वॉच में उसको नोट करोगे, एक डायरी बना लेना या फिर एक्सेल शीट मेंटेन कर लेना। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ डायरी बना लेना, वैसे तो एक्सेल शीट ही मेंटेन कर सकते हो, एक्सेल पे थोड़ा ईजी हो जाता है, ये कर लेना। अब कैसे उस पर मेंटेन करोगे, आज डेट ये थी, मैं इतने घंटे पढ़ा, बस इतना सा लिखना है, टेबल सी बना लेनी है। अब जैसे ही तुम्हारा 1 महीना कंप्लीट होगा तुम्हें क्या करना है, एवरेज निकालना है स्टडी आवर्स का। अगर ये 6 से 8 के अंदर मिनिमम आ रहा है, यू आर गुड टू गो, तुम 99% बच्चों से आगे चल रहे हो। और अगर इससे कम है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बता रहा हूँ बहुत टफ चीज़ है 6 से 8 घंटे पढ़ना। अभी जब तुम पढ़ोगे ना तब पता चलेगा स्टॉप वॉच के साथ, क्योंकि अपन को लगता है ना अपन बहुत पढ़ रहे हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ रहे होते हैं अपन, और कुछ नहीं। ये तुम्हें रियलिटी दिखाएगा, ठीक है। चेंज कर लेना ये आज से, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करनी है चीज़ें, मतलब अभी तो मैंने थोड़ी सुपरफ्लुअस बातें कर दी, अब थोड़ा डीप में जाते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना कैसे है, थोड़ा हैक बताता हूँ तुम्हें। देखो भाई, कोचिंग में तुम्हारे लेक्चर हो गए, चाहे तुम ऑफलाइन ले लो या ऑनलाइन, उसके बाद तुम घर आओगे, ठीक है, घर आ गए। सबसे पहले तो क्या करना, जब तुम्हारे कोचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं तो 3 कॉपी ले जाना, ठीक है। 3 कॉपी स्टार्ट में रखो, कोई भी ये क्लासमेट की आती कोई भी बुक ले लेना, ठीक है, कॉपी, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए 1 कॉपी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, जब कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है, तुम्हें नोट करते आनी है चीज़ें, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम्हारी क्लास नोट्स वाली कॉपी हो जाएगी। अब जैसी तुम्हारी क्लास ओवर होगी, तुम घर आ गए, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले घर पे आने के बाद खाना पीना खा लेना, जो भी रेस्ट वेस्ट करना है कर लेना। उसके बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे सबसे पहले आंखें बंद करोगे, आंखें बंद करके या फिर तुम क्या करो, A4 शीट उठा लो, जो भी तुम्हें क्लास का याद है ना कि क्लास में फिजिक्स में क्या पढ़ाया था, तुम्हें नोट डाउन करना है, सिर्फ टॉपिक का नाम कि अच्छा ये पढ़ाया था, कुछ ये था, जितना तुम रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर तुम्हें नोट नहीं करना तो आंखों मन में ही कर लेना, कोई नहीं, 5, 10, 20 मिनट बैठो मन में, अरे ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, जितना तुम्हारा रिकॉल हो पा रहा है रिकॉल कर लो, ठीक है। A4 पे करोगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब जितना हो गया उतना ठीक है। अब हो सकता है तुम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हो, तुम्हें लगा रहे यार अब तो याद ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं, तुमने जो क्या बोलते हैं कॉपी बनाई थी ना क्लास वर्क वाली, ठीक है, उसको देख लो, उससे तुम्हें चीज़ें याद आ जाएगी। बस ये करना था, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। और जो भी चीज़ें तुम भूल गए थे ना, तुमने क्लास वर्क वाली नोटबुक में लिख रखा होगा, वहाँ पे मार्क कर लेना चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले जब मॉड्यूल, अब तुम घर पे आए हो, तुम्हें याद हो गया कि तुमने क्या लगभग मोटा मोटा रिकॉल कर लिया। अब आगे चीज़ क्या है, तुम मॉड्यूल खोलोगे अपने या फिर बुक, वैसे तो बोलूँगा मॉड्यूल ही खोलना, ठीक है। उसमें थोड़ी सी थ्योरी दे रखी थी शॉर्ट में, तुम्हें जो चीज़ क्लास से पढ़ाई थी एक बार फिर से रीडिंग मार लेनी है, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लगता है तो इसमें भी कुछ लाइन अंडरलाइन कुछ ऐसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। उसमें फिर तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल होंगे मॉड्यूल्स के अंदर, वो कर लेना, ठीक है, अगर मिले तो। लेकिन ऐसा भी होता है कि क्लास में अपन
पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, या तो तुम क्लास में पूछ लेना कि सर नहीं समझ में आया। अगर तुम इतने बोल्ड नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, कुछ नहीं, एआई, अभी तुम्हें एआई का यूज़ बता दिया, एआई से तुम समझ लेना कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपना कोई भी कंसेप्ट ऐसे छोड़ना नहीं है, समझ के चलना है चीज़ें। अगर जितना तुम समझ के चलोगे उतना बेटर है, ठीक है। और उसके बाद तुम सॉल्व एग्जाम्पल करने, क्लास में भी सर एग्जाम्पल कराते हैं सॉल्व, वो फिर से तुम्हें घर पे आके एक बार रिवाइज कर लेने। अब तुम्हारा क्लास का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, होमवर्क करना है। सर पहले दिन कुछ होमवर्क देंगे तुम्हें कि ये वाले क्वेश्चन करके आने। अब फर्स्ट प्रायोरिटी है तुम्हारी कि इसको मेरे को कंप्लीट करना है। चाहे मैं रात में सोऊं ना, लेकिन मेरे को ये होमवर्क करना है, तुम इसे टाल नहीं सकते। दिस इज अ मस्ट, ठीक है। प्राण जाए लेकिन होमवर्क ना जाए, ये याद रख लेना, ठीक है। भले ही तुम्हें 6 घंटा सोना पड़ जाए, बट तुम्हें करना है। अगर तुम नहीं करोगे बैकलॉग बन जाएगा। एक बार बैकलॉग बन गया वो एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाता है और जेई से अपन बाहर हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम आराम से होमवर्क फर्स्ट प्रायोरिटी में कर लेना। और फर्स्ट टाइम जब तुम क्वेश्चन करोगे टाइम लगेगा, टेक इट स्लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा, पूरा दिमाग लगाओ कि अरे यार क्लास में पढ़ाया तो था, क्यों नहीं हो रहा। पूरा दिमाग लगाओ, टिकड़म लगाओ, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। एकदम से सोल्यूशन पे मत भागना, क्योंकि किसी मॉड्यूल में सोल्यूशन दे रखे होते। एकदम से नहीं, पूरा जब तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस कि हाँ हो गया, तब जाना। और अगर तुमसे नहीं हुआ, मार्क करो, स्टार बना लेना। और जो हो गए उस पर डबल टिक लगा लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट डे कोचिंग में डिस्कशन होता है क्वेश्चंस का। अब क्या करना है, तब तुम्हें अपने डाउट्स क्लियर कर देने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ डाउट रह जाते हैं, वो किससे करोगे तुम, एआई से। नहीं तो तुम्हारे मॉड्यूल्स में सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे कर लोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नोट्स फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़ रहे हो नहीं बनाने, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाने, इसलिए मैंने बोला था मॉड्यूल्स में अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करना। लेकिन जब तुम सेकंड टाइम रिवाइज करने आओगे, तब तुम्हें सिंपल नोट्स बनाने। और कैसे बनाओगे, लेक्चर कॉपी में जो इंपॉर्टेंट तुमने लिखा था क्लास वर्क नोटबुक में, मॉड्यूल्स में तुम्हें कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट दिख गया, फिर बुक से कुछ मिल गया। जब तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसमें कोई अगर टेक्निक थी या फिर हैक था कि सर ने बताया शॉर्टकट है, वो तुम्हें लिखना है। या फिर एआई से तुम्हें कुछ नई चीज़ पता चल गई थी तो वो लिख लेना। ऐसे नोट्स बनाने, शॉर्ट ही रखना। और नोट्स है मोस्टली फॉर्मूला तो तुम्हें रखना ही है, स्पेशल केसेस ट्रिक्स, ठीक है। और मैथ्स के इसी वैसे शॉर्ट बन जाते हैं, केमिस्ट्री के थोड़े बल्कि बनेंगे और मैथ फिजिक्स में मिड, ठीक है। तो एक कॉपी में मत बनाना नोट्स, सेपरेट बना लेना। जैसे फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री में 3 सब पार्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो अलग कर लेना उनको। और लास्ट में मैथ्स। ऐसे तुम्हें लगभग कितने, 1 2 3 4 5 कॉपीज बना लेना। नहीं तो A4 शीट मेंटेन कर लेना। A4 शीट कर रहे हो तो उसे स्टेपल रखना, खो जाते हैं, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो 99% बच्चे नहीं करते। ये सब तो कर लेते हैं, 99% ये वाली चीज़ नहीं कर पाते जो आईटी के बाहर मिलते हैं। अब क्या है, रिवीजन। रिवाइज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें याद रखना है डेली 1 आवर रिवीजन का स्लॉट अलग से रखना है अपनी स्टडी के आवर्स में। जैसे तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 1 घंटे रिवीजन रखना है। रिवाइज क्या करोगे, पुराना वाला, क्योंकि क्लासिक में एक करंट वाली चीज़ होगी वो तो कवर करनी है, लेकिन साथ साथ पुराना ना भूल जाओ, उसको भी रिवाइज करते चलना है। क्योंकि बच्चे रिवीजन को मार देते हैं गोली और फिर जेई उनको मार देता है गोली कि बेटा निकलो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले डेली 1 घंटा दोगे, उसके बाद ऑफ डेज में तुम्हारा रिवीजन ही चलेगा। जिस दिन कोचिंग नहीं है, सैटरडे संडे, इधर तुम्हारा रिवीजन ही होता है। स्पेस्ड रिवीजन की टेक्निक यूज़ करेंगे, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, कंसेप्ट है बहुत अच्छा। मान लेते हैं कि तुमने पहले दिन पढ़ा, अब अगले दिन जब तुम रिवाइज करने आओगे तुम लगभग 60% चीज़ें भूल चुके होगे। फिर तुम जब रिवाइज कर लोगे तो फिर तुम वापस से 100% पे आओगे। अब तुम 3 4 5 या 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम 70% पे आ चुके हो, मतलब 30% चीज़ गायब हो गई। अब तुम फिर से रिवाइज करोगे तो तुम्हारा फिर 100 पे आ जाए, फिर तुम और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो। इसे बोलते हैं स्पेस रिवीजन। तो तुम्हें कैसे करना है, आज पढ़ा कुछ, वो तुमने आके, मैंने जो ट्रिक बताई थी आंखें बंद A4 वाली, वो तो कर ही ली। अब अगले दिन तुम्हें फिर से रिवाइज करना है उसको कि अच्छा क्या कल मैंने क्या पढ़ा था। 1 दिन पे पहला रिवीजन कर लेना है। उसके बाद 7 दिन बाद, अब 1 दिन के बाद 7 दिन बाद वो चीज़ रिवाइज करनी है। उसके बाद 14 दिन बाद वो चीज़ को फिर से रिवाइज करना है। उसके बाद 28 दिन के बाद, ऐसे थोड़ा गैप करके तुम्हें रिवाइज करना है। अब 1 दिन के बाद तुमने रिवाइज करा, फिर अगले दिन नई चीज़ आ जाएगी तो उसका क्या करोगे, उसका अगले दिन कर दोगे। ये तुम्हारी पूरी साइकिल से बन जाएगी रिवीजन की, एकदम प्लान में। तो ये तुम्हें स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। और रिवीजन 2 तरह के होते हैं, तो एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव वाले पे रिलाई नहीं करना। पैसिव रिवीजन क्या होता है, तुमने बुक खोली, रीडिंग से मार दी, अरे ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इससे घंटा कुछ याद नहीं होता, पहली बता दे रहा हूँ। एक्टिव रिवीजन करना है। देखो क्या करो, सबसे पहले जब तुम्हें कोई चीज़ रिवाइज करनी है, सबसे पहले एक नोटबुक उठाओ, जो तुम्हें याद है आंखें बंद करो,
जितना तुम रिकॉल कर सकते हो करो, फोर्स करो अपने ब्रेन को, अरे इसमें ये चीज़ लिखी थी, फर्स्ट पेज पे ये लिखी थी, जितना आ रहा है उतना लिखो। और जो चीज़ तुम भूल गए, अब तुम अपनी मॉड्यूल्स खोलो या नोट्स खोलो, फिर देखो क्या भूल गए, जो जो तुम भूले हो उसे हाईलाइटर से मार्क कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली तुम वही भूलोगे फ्यूचर में भी। तो अब तुम्हें पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ मुझे याद आती है, ये चीज़ नहीं मैं भूल जाता हूँ, उस हाईलाइट वाले को तुम याद कर लोगे, तुम्हारे कंसेप्ट ऐसे क्रिस्टल क्लियर रट जाएंगे, दिमाग में छप जाएंगे, मेमोरी तुम कहोगे एकदम वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये करना है सिंपल। ठीक है, और रिवाइज कौन से करने हैं क्वेश्चन? जो स्टार मार्क तुमसे नहीं हुए थे बस वो वाले, तो इससे तुम्हारा टाइम भी कम हो जाएगा, तो स्टार मार्क वाले करने। और फिर PYQ तो अपन को करना ही है। ठीक है, अब आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में तुम्हारे मॉक टेस्ट होंगे ही, वैसे तो नहीं है कोचिंग तो अलग से, अगर तुम्हारी कोचिंग में मॉक टेस्ट ही नहीं है तो भाई ले लेना टेस्ट सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर भी करना है। मैं तुम्हें क्या बताता, AI से क्वेश्चन बनवा लेना मॉक टेस्ट से पहले, जिससे थोड़ा तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। और तुम्हें ऐसे देना है मॉक टेस्ट जैसे तुम जेई दे रहे हो, जान जा रही है, अपन को पूरा ऐसा स्कोर करना है कि रैंक फर्स्ट आए, पूरा अपना 100% देना है। ठीक है, और अगर पेपर ईजी है तो तुम्हारे 60% स्कोर आना चाहिए, टफ है तो तुम्हारा 30 से 40% स्कोर आना चाहिए मिनिमम। ये मेरे स्कोर थे टेस्ट के, ये देख लो। ठीक है, तो मेरे लगभग मोटे मोटा अगर तुम एवरेज लोगे तो 48% स्कोर आता था, और एग्जाम में भी इतना ही आया, और इतने पे सिलेक्शन हो जाता है। मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, मेंस में 60% चाहिए, IIT में कितने के लिए चाहिए 40%, तो उस पर हो जाता है। तो अगर तुम्हारा 50% के अराउंड स्कोर आ रहा है, एडवांस में अगर 40 आ रहा है और मेंस में 50-60% है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अलग से तुम टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बट आई वुड से पहले थोड़ा सिलेबस कवर कर लेना, उसके बाद मैथोंगो की मेंस के लिए अच्छी रहती है। नहीं तो आई वुड से अपनी कोचिंग पे ही सबसे ज़्यादा स्टिक टू रहना कि सिमिलरिटी ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज मिल जाता है। बाकी अगर तुम हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए कि मैं आपको मेंटरशिप फ्री में दूँ, तो तुम हमारी मेंटरशिप भी चेकआउट कर सकते हो। ₹99 पर मंथ में इसमें तुम्हें हमारी मेंटरशिप फ्री मिल जाती है टेस्ट सीरीज के साथ। RDS20 कोड लगा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। तुम्हें मेरे से मेंटरशिप चाहिए तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, रिवीजन जब तुम कर रहे हो थर्ड रिवीजन, मतलब अभी मैंने तुम्हें 3 रिवीजन के स्लॉट बताए ना, ऐसे 1 2 3 4, जब तुम थर्ड वाला टाइम रिवाइज करोगे ना, तो ये चीज़ और करनी है, जो तुम स्टॉप वॉच है उसको और एक और तरीके से यूज़ करोगे। अब तुम टाइम प्रेशर में, जेई मेंस के अंदर तुम्हें नहीं पता, शायद से 75 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में। डिवाइड करो कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना तुम्हें चाहिए टाइम, बहुत ही कम टाइम चाहिए। अब क्या करोगे, जब भी तुम रिवाइज करोगे तुम वो टाइमर ऑन करोगे, तुम्हारा टास्क ये होगा कि मैं उस टाइम के अंदर वो क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, फिर तुम्हें बाद में आके रिवाइज करना है कि मेरे से क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, दैट्स। इससे क्या होगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं, स्पीड पे फोकस नहीं करते। बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, हो जाता है, 10 मिनट दोगे उस क्वेश्चन पे हो जाएगा, लेकिन भाई तुम्हें टाइम तो सिर्फ 3 घंटा मिल रहा है ना पेपर में, तो तुम कितने क्वेश्चन कर पाओगे। तो स्पीड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो रूम पे बैठ के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में मॉक्स में उनके स्कोर कम आता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने स्टॉप वॉच का यूज़ नहीं करा था, टाइम प्रेशर में चीज़ें नहीं करी। बाकी ये वीडियो खत्म हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसी डिटेल गाइड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।